हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिटर्न्स, प्रतिफल के नियम या उत्पत्ति के नियम। इसमें सुनिए, प्रतिफल के नियम यह स्पष्ट करते हैं कि आगत या आदा में परिवर्तन करने से निर्गत या प्रदा में किस दर से परिवर्तन हो। अन्य शब्दों में उत्पादक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जब एक व्यावसायिक फर्म उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखकर अधिकतम उत्पादन हेतु अन्य साधनों की मात्रा में परिवर्तन करती है तो सीमांत उत्पादकता में पहले बढ़ोतरी होती है, उसके बाद में वह स्थिर रहता है और अंत में उसमें घटोतरी होती है। अतः प्रतिफल के निम्नलिखित तीन विषय हैं। नंबर फर्स्ट है मतलब लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, यानी कि उत्पत्ति वृद्धि नियम। इसमें सुनिए, उत्पत्ति वृद्धि नियम मतलब आता है इसमें उत्पत्ति वृद्धि नियम। इसमें सुनिए, उत्पत्ति वृद्धि नियम हमें इस बात का ज्ञान कराता है कि किसी समय विशेष पर उत्पत्ति के कुछ साधनों को स्थिर रखकर शेष साधनों को बढ़ाया जाता है। इससे कुल उत्पत्ति में वृद्धि साधनों में की गई वृद्धि से अधिक अनुपात में होती है। जैसे यदि किसी उद्योग में साधनों की मात्रा में 5% की वृद्धि की जाए परंतु कुल उत्पादन में 5% से अधिक वृद्धि होती है तो उसमें उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है। इसे लागत ह्रास नियम भी कहते हैं, क्योंकि यह बताता है कि यदि उद्योग का विस्तार किया जाए तो सीमांत उत्पादन लागत कम होती जाएगी। इसमें आते हैं व्यूज़ ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स, मतलब आधुनिक अर्थशास्त्रियों की विचारधाराएं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में विशेष रूप से विचारधाराएं निम्न हैं। नंबर 1 है प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग। देखिए इसमें प्रोफेसर मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है, एन इंक्रीजिंग ऑफ लेबर एंड कैपिटल लीड्स जनरली टू इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क ऑफ लेबर एंड कैपिटल। देयरफॉर इन दोज इंडस्ट्रीज which are not engaged in raising raw produce, and increase of labor and capital generally gives return increased more than in proportion, and further this improved organization tends to diminish or override any increased resistance which nature may offer to raising increased amount of raw product। सुनिए, इसमें प्रोफेसर मार्शल ने उत्पत्ति वृद्धि नियम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि श्रम व पूंजी की वृद्धि सामान्यतः संगठन में सुधार करती है, जिसके फलस्वरूप श्रम तथा पूंजी की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। फलतः उन उद्योगों में जो कच्चे माल का उत्पादन नहीं करते, श्रम एवं पूंजी की वृद्धि से उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि हो जाती है तथा इसके अतिरिक्त इस श्रेष्ठ संगठन से उन बाधाओं की शक्ति को कम करने में भी सहायता मिलती है जिन्हें प्रकृति कच्चे माल की मात्रा को बढ़ाने के मार्ग में उपस्थित करती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रोफेसर मार्शल ने उत्पत्ति वृद्धि नियम को उन्हीं क्षेत्रों में क्रियाशील होने को बताया है जहां पर मनुष्य की प्रधानता रहती है। अब नंबर 2 आता है प्रोफेसर चैपमैन के अकॉर्डिंग, द एक्सपेंशन ऑफ एन इंडस्ट्री प्रोवाइडेड दैट देयर इज़ नो डेथ ऑफ सुइटेबल एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स बी accompanies other things being equal by increasing returns। चैपमैन के अनुसार किसी उद्योग के प्रसार में जिसमें उत्पादन के उपयुक्त साधनों की कोई कमी नहीं है, अन्य बातों के समान रहने पर उत्पत्ति में वृद्धि होती है। नंबर 3 है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग,
when an increased amount of any factor of production is devoted to a certain use, it is often the case that improvements in organization can be introduced which will make natural unit of the factor more efficient, so that an increase in output does not require a proportionate increase in the physical amount of the factor। यानी कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार जब कभी किसी विशेष कार्य में लगे हुए उत्पादन के एक साधन की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो बहुधा ऐसा होता है कि संगठन में ऐसे सुधार हो जाते हैं जिनसे कि साधन की प्राकृतिक इकाइयाँ अधिक कुशल हो जाती हैं, जिससे उपज में वृद्धि करने के लिए उस साधन की भौतिक मात्रा में आनुपातिक वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस नियम की व्याख्या है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ। उत्पत्ति वृद्धि नियम यह बताता है कि उत्पत्ति के साधनों की मात्रा में वृद्धि करने पर संगठन में सुधार हो जाता है और साधनों की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, बाह्य एवं आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं। इसके कारण सीमांत और औसत उत्पादन बढ़ जाता है। मान लीजिए एक कृषक के पास 1 हेक्टेयर भूमि है, वह इस भूमि पर श्रम एवं पूंजी की इकाइयाँ लाता है। फलतः कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन में जो वृद्धि होती है, इकाइयाँ लगाता है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। उत्पादन वृद्धि नियम के लागू होने के कारण। उत्पादन वृद्धि नियम के लागू होने के निम्न कारण हैं। नंबर 1, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि साधनों की अविभाज्यता। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का विचार है कि यह नियम साधनों की अविभाज्यता के कारण लागू होता है। अविभाज्यता का तात्पर्य है कि साधनों को छोटे छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता है। मशीन, उपकरण, उद्यम आदि ऐसे साधन हैं जो कि अविभाज्य हैं। जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि होने लगती है, उत्पादन लागत में कमी आने लगती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए बल्ब बनाने की एक मशीन है जो दिन भर में 800 बल्ब बना सकती है। मांग कम होने के कारण यदि उससे हम केवल 200 बल्ब का ही उत्पादन करते हैं तो निस्संदेह खर्च अधिक पड़ेगा। अब यदि मान लिया जाए कि किसी कारणवश बल्बों की मांग बढ़ जाती है तो हम उस मशीन से 600 बल्ब बनाएंगे, अर्थात उत्पादन में तिगुनी वृद्धि हो जाएगी। इससे प्रति बल्ब उत्पादन लागत पहले से कम हो जाएगी। अब नंबर 2 आता है इकोनॉमीज़ ऑफ लार्ज स्केल। बड़े पैमाने की उत्पत्ति की बचतें। उत्पादन के साधनों के आकार में वृद्धि होने के कारण उस औद्योगिक संस्था को आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होने लगती हैं, जिससे उत्पादन लागत में कमी हो जाती है, अर्थात उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने लगता है। नंबर 3 आता है डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, यानी कि श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण। इसमें सुनिए, उद्योगों में उत्पत्ति वृद्धि नियम के लागू होने का एक कारण श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण भी है। श्रम तथा पूंजी की मात्रा में वृद्धि होने के कारण श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण के क्षेत्र में भी विकास होता है और साधनों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिससे उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है। एडम स्मिथ, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन और मार्शल ने यह स्वीकार किया है कि श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण से उत्पादन कार्य सरल हो जाता है तथा एक ओर उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है और दूसरी ओर मजदूरी की
एक बड़ी मात्रा भी बच जाती है। नंबर 4 आता है टेक्निकल इकोनॉमीज़, तकनीकी मितव्ययिताएँ। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से तकनीकी मितव्ययिताएँ प्राप्त होने लगती हैं, जिससे उत्पादन लागत में अपेक्षाकृत कमी होने लगती है। नंबर 5 आता है आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, साधनों का आदर्श संयोग। यदि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के बीच प्रतिस्थापन संभव होता है और इनकी पूर्ति को किसी सीमा तक घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो उद्यमी साधनों का ऐसा संयोग स्थापित कर सकता है जिससे उत्पादन अधिकतम हो सके। नंबर 6 है न्यू डिस्कवरीज, नवीन आविष्कार। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। प्रतिदिन नए नए आविष्कार होते रहते हैं, जिससे उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि करना संभव हो रहा है। परिणाम यह होता है कि विनियोग की अपेक्षा उत्पादन में अधिक तेजी से वृद्धि होती है। यही कारण है कि उद्योग के क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम को काफ़ी सीमा तक क्रियाशील होने से रोका जा सकता है। यह उत्पत्ति वृद्धि नियम की प्रवृत्ति अनंत है। उत्पत्ति वृद्धि नियम किसी भी उद्योग में अनिश्चित काल तक तथा अनिश्चित सीमा तक क्रियाशील नहीं होता, क्योंकि उत्पादन साधनों की अविभाज्यता के लाभ तथा आंतरिक और बाहरी विफायतें एक सीमा तक ही प्राप्त की जा सकती हैं। जब उत्पादन के साधनों को मिलाने का अनुकूलतम अनुपात स्थापित हो जाता है और यदि उसके बाद भी परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। प्रोफेसर क्लार्क ने इस संबंध में उचित लिखा है, यदि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो खेत जोतने में बड़े पैमाने के उत्पादन की मितव्ययिता प्राप्त करना चाहता है। इस हेतु अपने सामान्य हलों से तिगुना लंबा, तिगुना चौड़ा, तिगुना गहरा हल बनवाया और उसने 2 घोड़ों के स्थान पर 6 घोड़े जोते। यह जानकर उसे आश्चर्य हुआ कि हल जरा सा भी हिल नहीं पाया, और उसे तब और भी आश्चर्य हुआ जब उसे चलाने के लिए 50 घोड़े रखने पड़े। इस दशा में जोती जाने वाली भूमि के धरातलीय क्षेत्रफल की अपेक्षा अवरोध शक्ति में अधिक वृद्धि हो गई थी, जिसे वह नहीं चाहता था। इस अवरोध पर विजय प्राप्त करने के लिए अब जब उसने उन शक्तियों की इकाइयों की संख्या में वृद्धि कर दी, परिणामतः उसने शक्ति प्राप्त करने के सभी अवसर खो दिए, क्योंकि उनकी शक्ति इकाइयाँ घोड़े थे जो एक साथ 50 मिलकर भी 2 के समान नहीं खींच सके थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।